हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 21 अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान से अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रखती हैं। इसमें सभी जैविक तथा अजैविक घटक शामिल होते हैं। हमारे आसपास की सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं वो किसके अंदर आती हैं? पर्यावरण के अंदर आती हैं। इसमें सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, इसलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल व वायु आदि शामिल है। तो वायु भी और जल भी हमें घेरे रखती है, तो ये भी किसका भाग है? एक पर्यावरण का भाग है। पर्यावरण किसी भी जीव के जीवन और उसके विकास को उसके प्राकृतिक वास में प्रभावित करता है। तो पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? पर्यावरण का मतलब है वह सभी चीजें जो हमें घेरे रखती हैं। इसके अंदर सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं, इसीलिए सभी जीवों के अलावा इसमें जल और वायु आदि को भी शामिल किया गया है। उसे हम कहते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण में पदार्थ दो प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और कुछ होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो पहले हम बात करते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों की। वे पदार्थ जो विघटित हो जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक अवशेष, ये क्या करते हैं? किसी और के साथ अभिक्रिया करके विघटित हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को छोड़कर, पर्यावरण को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कुछ रसायन डीडीटी उर्वरक जो खाद हम यूज करते हैं, ये बहुत ही अक्रियाशील होते हैं और ये विघटित नहीं हो पाते हैं, पर्यावरण में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। इन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो हमने दो पदार्थों के प्रकार पढ़े हैं, एक है जैव निम्नीकरणीय और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो कि विघटित हो जाते हैं, जैसे कि कार्बनिक अवशेष, और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो कि अक्रियाशील होते हैं और विघटित नहीं हो पाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय के लिए विद्यमान रहते हैं और परितंत्र के विभिन्न जीवों को हानि पहुंचाते हैं। अक्रियाशील हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं कर पाएंगे, तो लंबे समय तक वातावरण में ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऐसे ही पड़े रहने के साथ साथ जो परितंत्र में और सारे जीव होते हैं उनको ये हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। परितंत्र व इसके घटक। परितंत्र और इसके घटक की बात करते हैं। एक क्षेत्र के सभी जैविक और अजैविक घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। परितंत्र के अंदर जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जब ये दोनों घटक मिल जाते हैं तो परितंत्र का निर्माण होता है। इसीलिए एक परितंत्र जैविक और अजैविक घटक जैसे कि तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। तो एक परितंत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसके अंदर जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तापमान, वर्षा, वायु, मृदा। परितंत्र की बात करते हैं। मानव निर्मित परितंत्र हैं जैसे कि खेत और जलाशय। प्राकृतिक परितंत्र हैं, जलीय परितंत्र होते हैं। समुद्रीय परितंत्र में है सागर और समुद्र। स्वच्छ जल परितंत्र जैसे कि नदी, तालाब आदि। और लास्ट है आपका भौमिक परितंत्र जैसे कि जल, जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान आदि। ये सभी आते हैं भौमिक परितंत्र के अंदर। तो ये आपके 6 प्रकार के परितंत्र हैं। उसमें मानव निर्मित, प्राकृतिक, जलीय, समुद्रीय, स्वच्छ जल, भौमिक। मानव निर्मित जो कि मानव ने बनाए हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हैं, जलीय जो जिनका संबंध जल से है, समुद्रीय जैसे कि सागर और समुद्र, स्वच्छ जल जहां से स्वच्छ जल प्राप्त होता है, भौमिक जिनका संबंध भूमि से है। तो ये सभी आपके हैं परितंत्र। बात करते हैं कि एक परितंत्र में सभी जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, किन किन कैटेगरीज में उनको बांट दिया गया है। एक परितंत्र में हम सभी जीवों को उनके रहने के तरीकों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। एक हमारे पास परितंत्र है, उस परितंत्र में जीव किस प्रकार से रहते हैं, उनके रहन सहन के हिसाब से उनको बांट दिया गया है। तो इसमें आपका पहला आता है उत्पादक। तो हम बात करेंगे अब उत्पादक की।
देखिए, सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। उत्पादक कौन से होंगे? सभी हरे पौधे। नीले और हरे रंग के शैवाल ये अपना भोजन कौन सी क्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। जो सूर्य से जो रोशनी आती है उससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये होते हैं उत्पादक, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उत्पादकों से हमारा सीधा संबंध है ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर किस पर करते हैं? उत्पादकों पर। इनको अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? उत्पादकों से। दूसरे शब्दों में हम बात करें कि उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। जो भोजन उत्पादक बनाते हैं उसको खाकर ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उत्पादक कौन कौन से हैं? शाकाहारी, जो कि घास खाने वाले हैं जैसे कि गाय और हिरण। मांसाहारी, मांस खाने वाले जैसे कि शेर और चीता। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले। परजीवी वो हैं जो किसी दूसरे के शरीर में रहते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वभक्षी, पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कि कौवा और कुत्ता। लास्ट है अपघटक, नंबर 3। अपघटक क्या करते हैं? जो पदार्थ होते हैं जटिल उनको विघटित कर देते हैं। इनका काम क्या होता है? जो पदार्थ विघटित नहीं हो पाते हैं उनको विघटित कर देते हैं और एनवायरनमेंट को स्वच्छ कर देते हैं। फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीवों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। इस प्रकार अपघटक प्राकृतिक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। जैविक समूह एक ऊर्जा स्थानांतरण की श्रृंखला व्यवस्था खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। जो जैविक समूह उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी है। तो ये आप नीचे देख रहे हैं T1, T2, T3। एक ये खाद्य श्रृंखला दिखाई है। T1 शेर है, T2 हिरण, T3 घास है। शेर अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? T2 पर। T2 हिरण हो गया, और हिरण अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड है? घास पर। तो एक 3 चरणों वाली ये खाद्य श्रृंखला आपको दिखाई गई है। श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? एक सोर्स से एक स्तर से ऊर्जा दूसरे स्तर में कैसे जाती है? कितनी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है? तो आइए उसको समझते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में इन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला है जैविक घटकों में जिसमें हम ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। स्थानांतरण से मतलब है ट्रांसफर। हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जब हम ऊर्जा को भेज देंगे तो वो कहलाएगा ट्रांसफर या फिर स्थानांतरण। उसे हम कहेंगे पोषी स्तर। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित कर लेते हैं। जो हरे पौधे हैं उन पर सूर्य की ऊर्जा आती है, सूर्य की जो रोशनी है वो पत्तियों पर पड़ती है, उसका 1% भाग अवशोषित कर लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण की डायरेक्शन होगी ट्रांसफर की, वो एक ही डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में लगातार गिरावट आती है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक पोषी स्तर नंबर 1 है, दूसरा पोषी स्तर 2 है। जब ऊर्जा एक खाद्य श्रृंखला स्तर पोषी स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो उसकी ऊर्जा में गिरावट आ जाती है। इसको हम देखते हैं एक डायग्राम चित्र के द्वारा। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, 4 श्रेणी बन गई इसकी। ये ऊर्जा का स्थानांतरण है। ये पोषी स्तर दिखा रखे हैं कि हम ऊर्जा भी ऊपर की इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, पोषी स्तर भी ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्पादक है, उत्पादक होते हैं हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनकी ऊर्जा है 1000 किलो जूल कि स्टार्टिंग में हमारे पास ऊर्जा कितनी है 1000 किलो जूल। जैसे ही ये ऊर्जा
दूसरे प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगी, यानी कि पोषी स्तर में जाएगी, तो यहाँ पर ये ऊर्जा घटकर रह जाती है 100 किलो जूल, 100 किलो जूल तो गिर रही है, गिरावट आई है। फिर द्वितीय उपभोक्ता में जाती है तो ये रह जाती है 10 किलो जूल, और फिर ये जाती है तृतीय उपभोक्ता में तो ये रह जाती है मात्र 1 किलो जूल। तो हम देख रहे हैं कि जो पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसके स्तर में लगातार गिरावट आती है। पहले यहाँ पर 1000 किलो जूल है, फिर 100 किलो जूल, फिर 10 किलो जूल और फिर 1 किलो जूल। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस प्रकार अगले पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक कार्यों में उपयोग होती है। ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होती है एक स्तर से दूसरे स्तर में, तो सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हम कर पाते हैं। कितना होता है ऊर्जा का स्थानांतरण? सिर्फ 10% होता है, और जो 90% ऊर्जा है वो उसी पोषी स्तर के जैविक कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैविक संवर्धन कहते हैं। कि जैविक संवर्धन क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोष स्तर में जाने वाली वृद्धि होती है। जब हम एक स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाती है हानिकारक रसायनों की मात्रा में, उसे हम कहते हैं जैव संवर्धन। तो ये देखिए यहाँ पर घास है, घास प्रथम उपभोक्ता है, ये उत्पादक है, यहाँ पर 10 है, 10 ppm। तो जैसे ये दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो ये बढ़कर हो जाता है 200 ppm, और जब ये तीसरे स्तर में जाता है तो ये बढ़कर हो जाता है 5000 ppm। तो इसकी मात्रा में लगातार वृद्धि होती है जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो, और इस घटना को जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। जिन रसायनों की मात्रा बढ़ती है तो जो ऐसे रसायन हैं उनकी मात्रा सबसे अधिक मानव मनुष्य के शरीर में होती है। अक्सर खाद्य श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो कि एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, इसे खाद्य जाल कहते हैं। अब जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, और जुड़ी हुई होने के साथ साथ एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं, डिपेंड करती हैं। तो उसको कहा जाता है खाद्य जाल, खाद्य जाल। हर एक पोषी स्तर पर ऊर्जा का हनन बहुत अधिक होता है, इसलिए 4 पोषी स्तरों के बाद बहुत ही कम ऊर्जा बच पाती है। अभी हमने पीछे डायग्राम की हेल्प से देखा कि लगातार ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा घटती चली जाती है, 1000 से लेकर वो पहुंच जाती है 1 किलो जूल तक। तो ऊर्जा का हनन बहुत अधिक होता है, तो जैसे ही वो 4 पोषी स्तरों में पहुंचती है तो ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तरों में बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, उदाहरणतः उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या से ज़्यादा होती है। जब हम निचले पोषी स्तरों पर होते हैं, नीचे के जो पोषी स्तर होते हैं वहाँ पर उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या से ज़्यादा होती है। उत्पादक पेड़ पौधे हैं, उपभोक्ता क्या है? शेर है। हम चौथी श्रृंखला की बात करते हैं तो शेरों की श्रृंखला कम है और हरे पेड़ पौधों की श्रृंखला ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण समस्याएं कौन कौन सी हैं। पर्यावरण में आने वाली समस्याएं जैसे कि कचरे के निपटान की, ओजोन परत की, प्रदूषण की, ये सभी समस्याएं पर्यावरण की समस्याएं होती हैं। पर्यावरण में बदलाव में प्रभावित करता है, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। कि पर्यावरण में जब बदलाव आता है तो वो भी पर्यावरण को प्रभावित करेगा, और जो मनुष्यों की गतिविधियां होती हैं वो भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आती है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। और एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है ओजोन परत का ह्रास, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है वो लगातार टूट रही है, कम हो रही है।
तो पर्यावरण में जो भी बदलाव होगा या फिर कोई हमारी गतिविधियां हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है, जिससे पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है वो आपका ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का डिप्लीशन। ओजोन परत के ह्रास को, कि ओजोन का परत कैसे होता है, ओजोन परत होती क्या है, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या अभिक्रिया है और ये क्या कार्य करती है, और इसके डिप्लीशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल, मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। समुद्र तल से 12 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर, 12 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है समताप मंडल। ये समताप मंडल को आम समझेंगे, जो हमारे वायुमंडल है उसको मंडलों में बांटा हुआ है और उसका ही एक हिस्सा है समताप मंडल। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है और समुद्र तल की ऊंचाई 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। अगर ओजोन परत, जो ओजोन स्तर की बात करते हैं ओजोन की हम, तो जमीनी स्तर पर अगर ओजोन आ जाएगी तो ये बहुत ही घातक जहर है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाशीय क्रिया का परिणाम है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन O+O आणविक ऑक्सीजन का टूटना। जब आणविक ऑक्सीजन टूटती है तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन प्लस O+O टूट जाती है। फिर उसके बाद ओजोन की फॉर्मेशन होती है। अगर ओजो ऑक्सीजन में एक और O आकर जुड़ जाता है तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है O3 का, तो ओजोन का सूत्र होता है O3। फॉर्मेशन होती है किसकी? ओजोन की, और ओजोन का सूत्र है O3। अब ओजोन को हम O3 लिखकर भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम पूरा ओजोन भी लिख सकते हैं। ओजोन की परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक परावैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, एक चादर पृथ्वी के वायुमंडल में फैली हुई है। इसका कार्य क्या होता है कि जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनी किरणें आती हैं उनको वहीं पर अवशोषित कर लेती है, उन्हें पृथ्वी पर, जमीन पर नहीं आने देती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य की हानियों जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परितंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। तो ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण होता है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगर ये परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं, जमीन पर पहुंच जाएंगी, तो इससे जीवों में स्वास्थ्य की हानियां हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परितंत्र हो जाता है मनुष्यों का, पौधों का विनाश होना शुरू हो जाता है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। 1985 ईस्वी में, सन 1985 में अंटार्कटिका एक जगह है, वहाँ पर ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया कि इस जगह पर जो ओजोन परत की जो मोटाई है वो कम हो रही है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। उसे नाम दे दिया ओजोन छिद्र का। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रासायनिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है। तो जो ओजोन परत की गिरावट का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन रसायनों में उपस्थित एक क्लोरीन अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो अब ये जो ओजोन परत की मात्रा में जो गिरावट आने के लिए मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित एक क्लोरीन अणु, उसके अंदर कितने होते हैं? 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। एक क्लोरीन का अणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब ये क्लोरोफ्लोरो उत्पन्न कैसे होता है? ये उत्पन्न होता है एयर कंडीशनर से,
जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, अग्निशमन होते हैं, उनसे क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है। 1987 में राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाएगा। तो 1986 में एक प्रोटोकॉल बनाई गई कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन हो रहा है उसके स्तर को सीमित कर दिया जाएगा। तो आपने ओजोन परत का आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुई है सीबीएसई की, उसमें ओजोन लेयर से क्वेश्चन आया है और 1 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में मिला है, वो है आपका कचरे के निपटान को लेकर। इसके बाद जो दूसरी पर्यावरणिक समस्या है उसको पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है आपका क्वेश्चन। तो ओजोन परत में आपने क्या करना है कि ओजोन परत का सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन परत है होती क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और इन पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, ये सभी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और ओजोन की मात्रा में जो लगातार गिरावट आ रही है उसका मुख्य कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान, कि कचरे का प्रबंधन कैसे करें, अपशिष्ट निपटान कैसे किया जाए। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। यदि वर्तमान में इसे नियोजित व गंभीर दृष्टि से हल नहीं किया गया तो यह समस्या हमारे कचरे व हमारे पर्यावरण अस्तित्व को गहरे संकट में डालने के लिए सक्षम है। हम निम्न विधियों के द्वारा कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। तो कचरे का प्रबंधन हम निम्न विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो आज के समय में जो कचरे का निपटान है वो बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर इस चीज़ को हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारी समस्याएं हमारे पर्यावरण के लिए भी और हमारे लिए भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां दी गई हैं कि जिससे हम कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। पहला है खुली जगह कूड़ा एकत्रित करना। अब कूड़े को हम इधर उधर ना फेंक कर कि एक जगह ही हम उस कूड़े को एकत्रित कर सकते हैं। कूड़ा भराव क्षेत्र, पुनः चक्रण, कचरे का पुनः उपयोग करके रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः उपयोग रीयूज कर सकते हैं, और कंपोस्टिंग उसका खाद बना सकते हैं। खाद बनाकर उस चीज़ को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें कचरे के प्रबंधन निपटान के लिए उपयोगी हैं और इन सभी विधियों का प्रयोग करके कचरा प्रबंधन किया जा सकता है। थैंक यू।